हेलो, कैसे हो आप लोग। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में बिजनेस इकोनॉमिक्स पे पढ़ा था नेशनल इनकम और नेशनल इनकम के बेसिक्स। क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। नेशनल इनकम क्या सिंबल होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या सिंबल होता है, आपस में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ तो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना। जानते हो ना कौन हूँ मैं। बेटा मेरा नाम है मयंक दुआ और मैं हूँ आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का फैकल्टी और यह है विद्यासल इंस्टीट्यूट और हम लोग कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की तैयारी। हाँ जी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। पहले माइक्रो के साथ बीसीके हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक आ चुके हैं, कुछ ऐसे टॉपिक आ चुके हैं जो कि आपने पहले कभी पढ़े नहीं है, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस या फिर मनी सप्लाई। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मैंने सबसे पहले एक मुश्किल टॉपिक उठाया, नेशनल इनकम, जिसके अंदर आपको 12th क्लास में भी परेशानी हुई थी, याद है ना आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इट इज डिनोटेड बाय NNP at FC, याद है ना। और एक होता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम माने डोमेस्टिक इनकम होता है विच इज अर्नड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज डिनोटेड बाय NDP at FC, है ना बेटा। NDP at FC की फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट और NNP at FC की फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, है ना जी। याद है ना आपको। क्या डिफरेंस था, मैंने आपको बताया था ना। अगर मयंक दुआ इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, वो जहां मर्जी से पैसा कमाए, इंडिया के अंदर से पैसा कमाए या बाहर से पैसा कमाए, उसको हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे। अगर मयंक दुआ जो इंडिया से पैसा कमाएगा वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, जो बाहर से पैसा कमाएगा वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, नेशनल में प्लस होगा लेकिन डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है। दोनों के फंडामेंटल क्या थे। नेशनल इनकम में हमने बात करनी है, फंडामेंटल क्या था बताओ, बोलो। हमारा बंदा हमारी इनकम, यानी कि हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हमारी इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में फंडामेंटल क्या था, हमारी धरती हमारी इनकम। याद है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। आज हमने पढ़ना है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो बेटा, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा बहुत सुना है क्लास 12th में रिसेंटली, लेकिन आपने पढ़ा था 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। अभी हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी तीनों करने हैं। सबसे पहले हम 2 सेक्टर इकोनॉमी से शुरुआत कर रहे हैं आज। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब कैसे पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करता है फ्रॉम वन सेक्टर टू दी अनदर, है ना जी। 2 सेक्टर इकोनॉमी से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2 सेक्टर इकोनॉमी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि वहां पे ना ही होगा फॉरेन सेक्टर, ना ही होगा गवर्नमेंट। इसका मतलब 2 सेक्टर फिर कौन से हुए बेटा, 2 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है बिजनेस फर्म और दूसरा होता है हाउस होल्ड। हाँ जी, एक होता है बिजनेस फर्म और दूसरा होता है हाउस होल्ड, है ना जी, पक्का। तो इन दोनों के बीच में कैसे मनी सर्कुलेट करती है, हमने इसके बारे में पढ़ना है। 3 इसके फेसेस होते हैं, 5 हमने अजम्पशंस पढ़ने हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, आपको क्या पता है फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है। आपने 11th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। फैक्टर सर्विसेज माने कोई बिजनेस करने के लिए जो आपको सर्विसेज चाहिए होंगे उनको फैक्टर सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। बात समझ रहे बेटा अच्छी तरीके से। ये 4 तरीके की फैक्टर सर्विसेज होती हैं, ठीक है जी। क्या बोला मैंने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मान लीजिए अगर मैं एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूं तो चारों चीजें मुझे चाहिए। अगर मैं एक कैफे ओपन कर रहा हूं तब भी ये चारों चीजें चाहिए। अगर मैं कोई फैक्ट्री ओपन कर रहा हूं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तब भी ये चारों चीजें चाहिए। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये कॉमन फैक्टर सर्विसेज होती हैं। अब इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लो। अगर टीचर को पढ़ाना है तो एक जगह तो चाहिए ना, लैंड तो चाहिए ना। लेबर ऑब्वियसली जो टीचर पढ़ाएगा आपको या नॉन टीचिंग स्टाफ होगा उसको लेबर बोलेंगे। कैपिटल जैसे कि इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली एक पोडियम चाहिए, एसी चाहिए, चेयर्स चाहिए, कैपिटल है। और एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, यानी कि जो इंस्टीट्यूट को संभालेगा, यानी कि इंस्टीट्यूट का ओनर, जिसके अराउंड सारी चीजें घूमेंगी
और वो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, है ना। तो ये 4 चीज़ों को बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। अब ये 4 चीज़ें किसके पास होती हैं? ये 4 चीज़ें होती हैं हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड होता है फैक्टर सर्विसेज का ओनर, है ना। बेटा ये फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म को, और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को मिलती है फैक्टर पेमेंट, है ना जी। क्या मिलती है बेटा, बताना तो दोबारा से। फैक्टर पेमेंट, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। दोबारा बताना बेटा। बेटा लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। बात समझ आ गया बेटा अच्छी तरीके से, पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तो सर्कुलर फ्लो समझने से पहले उसका बेस आपको समझ आना चाहिए। बेस क्या है कि अगर किसी बिजनेस फर्म को प्रोडक्शन करनी है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स में मैं लिख रहा हूं फैक्टर सर्विसेज, और वो 4 तरीके की फैक्टर सर्विस होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड इन फैक्टर सर्विसेज का ओनर होता है, और हाउस होल्ड इन फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा किसको? ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि बिजनेस फर्म को। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। और बिजनेस फर्म उसके बदले क्या देगी? जिससे लैंड लिया उसको देंगे रेंट, जिसको कैपिटल ली उसको देंगे इंटरेस्ट, जहां से लेबर आई उसको देनी पड़ेंगी वेजेस, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और आपको समझ आ जाएगा कि एक इकोनॉमी कैसे चलती है और इकोनॉमी के अंदर पैसों का फ्लो कैसे होता है। जैसे जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, रोज जूस पीता था, तब मेरे दादाजी जिंदा थे। तो हमारे गली में ना एक जूस वाले भैया आते थे। तो मेरे दादाजी ने बोला कि भैया ऐसा करो, मेरे पोते को ना रोज जूस पिलाया करो। ऐसा करो, हमारे घर पे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल हम आपको दे देंगे, आप मेरे पोते को रोज एक ग्लास जूस दे दिया करो। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ आई? एक छोटी सी मैंने कहानी बताई कि मैं रोज जूस पीता था जब मैं 5 या 6 साल का था, और मेरे दादाजी ने जूस वाले भैया के साथ एक डील करी। कहीं पे यहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है। जूस वाले भैया जो कि एक बिजनेस फर्म है ना, उनको जूस बनाना आता है, और उनके पास मशीन है जूस बनाने के लिए। मैं, मेरे दादाजी, मेरी फैमिली जो कि हाउस होल्ड का पार्ट है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, यानी कि रिसोर्स जिससे वो जूस बनेगा। तो मेरे दादाजी ने सिंपली ऑफर करा कि भैया फ्रूट्स हमसे ले लिया करो, वेजिटेबल हमसे ले लिया करो, इसका जूस बनाकर दे दिया करो। बेटा इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है। एक होता है हाउस होल्ड जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उनको फाइनल प्रोडक्ट की जरूरत होती है, उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाना आता नहीं है। लेकिन दूसरा होता है बिजनेस फर्म जिनके पास मशीन है, स्किल्स हैं, और उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाना आता है। तो इसका मतलब ये दोनों हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म मिलकर इकोनॉमी को चलाते हैं। बात समझ आ गया बेटा अच्छी तरीके से, पक्का? हाउस होल्ड के पास रिसोर्सेस और बिजनेस फर्म के पास उन रिसोर्सेस को कन्वर्ट करने की क्षमता, यानी कि उस रिसोर्सेस को फाइनल प्रोडक्ट बनाने की पावर। समझ रहे बेटा अच्छे तरीके से बात? ऐसे इकोनॉमी चलती है ना। सिंपल। मान लीजिए सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? बेटा हाउस होल्ड जो कि बिजनेस फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, शुरुआत वहीं से हो पाएगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है विद्यास्थल इंस्टीट्यूट। विद्यास्थल में भी ये 4 चीजें लगी हैं जो मैंने आपको बताई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये 4 चीजें कहां से आई? ऑब्वियसली हाउस होल्ड से आई। जैसे लैंड, ये बिल्डिंग जहां पे विद्यास्थल इंस्टीट्यूट है, इस बिल्डिंग के ओनर का नाम है जयप्रकाश गांधी। ऐसे रैंडम नेम ले लिया, यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने हमें लैंड प्रोवाइड करी रेंट पे। जयप्रकाश गांधी जी किसका पार्ट है? ऑब्वियसली हाउस होल्ड का पार्ट है। हाँ मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से, पक्का? यहां पे जितने भी टीचर्स पढ़ाने आते हैं, मैं या फिर राकेश कालरा सर या फिर विशाल सर या फिर कोई मैथ्स के फैकल्टी, वो यहां पे लेबर हैं। हाँ मेरी बात समझ गए? टीचर के अलावा बाकी के जो स्टाफ आते हैं वो भी लेबर हैं। हम सारे यहाँ पे लेबर हैं, हम भी हाउस होल्ड का पार्ट हैं। फिर यहाँ पे जो मैंने कैपिटल लगाई, उसके ऊपर जो पैसा लगा, यहाँ के ओनर ने जो कैपिटल लगाई, विशाल सर ने जो कैपिटल लगाई,
20-50 लाख रुपए जो भी लगाए, उन्होंने वो कैपिटल अपने अंकल से पैसा उधार लिया। उनके अंकल का नाम है दुग्गल अंकल। दुग्गल अंकल भी हाउस होल्ड का पार्ट है। और सिमिलरली एंटरप्रेन्योर हैं विशाल सर, जो कि इस इंस्टीट्यूट को पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, संभालते हैं। जो इस इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, फाउंडर हैं, वो भी हाउस होल्ड का पार्ट है। कहने का मतलब ये है, जिस इंस्टीट्यूट में मैं बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि विद्यासल इंस्टीट्यूट, यहां पे भी जो फैक्टर सर्विसेज लगाई गई हैं, चारों की चारों हाउस होल्ड से आई हैं। चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो। दोबारा से मैं आपको गिनवाता हूं। लैंड आया जयप्रकाश गांधी जी से, जो इस बिल्डिंग के ओनर हैं, वो हाउस होल्ड का पार्ट हैं। लेबर हो गई यहाँ की टीचर्स, और टीचर्स के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ, वो भी हाउस होल्ड का पार्ट हैं। कैपिटल हो गई, जो पैसा यहाँ पे लगा, वो विशाल सर ने अपने अंकल से लिया ब्याज पे, इंटरेस्ट पे, वो अंकल जी भी हाउस होल्ड का पार्ट हैं। और यहाँ जो एंटरप्रेन्योर हैं विशाल सर खुद, वो खुद भी हाउस होल्ड का पार्ट हैं। हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म को सर्विसेज दी, तब जाकर एक बिजनेस फर्म आगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना पाएगी। ये चारों चीजें जरूरी हैं, तभी इस इंस्टीट्यूट से टीचिंग सर्विसेज आ पाएंगी। अब मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का। सो शुरुआत कहां से होती है कि हाउस होल्ड के पास रिसोर्सेज होते हैं, हाउस होल्ड को वो रिसोर्सेज बिजनेस फर्म को प्रोवाइड करने होते हैं ताकि इकोनॉमी चल सके। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का, 100% है ना। बिजनेस फर्म ने उसका क्या करा बेटा, पहले तो बिजनेस फर्म ने पेमेंट करी। बिजनेस फर्म ने लैंड के बदले दिया रेंट, लेबर के बदले दी वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। किसको दिया? वापस हाउस होल्ड को। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। पर हाउस होल्ड के पास आ गया पैसा। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। हाउस होल्ड के पास आ गया पैसा। अब एक राउंड पूरा हो चुका है, और एक राउंड पूरा होने के बाद बिजनेस फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज है, हाउस होल्ड के पास पैसा है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ रहा हूं, आज आपकी आंखें खोल दूंगा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू। क्या पैसा जरूरी है? हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हो आप भी हाउस होल्ड का पार्ट हो। आप मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, क्या पैसा जरूरी है? अब आप में से कोई बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं सर पैसा जरूरी नहीं है, जिंदगी में प्यार होना चाहिए। बेटा इंस्टाग्राम वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जेन्युइनली, क्या पैसा जरूरी है? तो आप में से काफी लोग बोलेंगे हाँ सर जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की जरूरतें वैसे पूरी होती हैं। मुझे कोई जाना है, कुछ खाना है, कुछ पहनना है, कहीं रहना है, तो पैसे से ही आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप कोई चीज खरीदते हो और कोई सर्विस लेते हो तो उसके बदले आप पैसे दे देते हो ना। सो अल्टीमेटली आपका जो पैसा है वो किसी ना किसी बिजनेस फर्म के पास चला जाता है ना। इसका मतलब आपके लिए वो पैसा जरूरी हुआ, या जो सर्विस आप ले रहे हो, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो जरूरी हुआ? ऑब्वियसली आपके लिए वो प्रोडक्ट और सर्विस जरूरी हुआ जो आप ले रहे हो। समझे मेरी बात? कहने का मतलब ये है पैसा जरूरी है क्योंकि पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन पैसे का कोई डायरेक्ट यूज होना है। आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है, आप में से काफी लोग फोन से ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे होंगे। आपने वो लैपटॉप और फोन कहीं से खरीदा, उसके बदले आपने क्या दिया? पैसे दिए ना। इसका मतलब पैसा जरूरी था या ये लैपटॉप और फोन जरूरी था? ऑब्वियसली लैपटॉप और फोन जरूरी था। जहां से भी आपने खरीदा आपने दुकानदार को पैसे दे दिए। तो इसका मतलब हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस इकोनॉमी को रन करना है तो पैसा जरूरी नहीं है। अब मेरी बात समझिए, क्योंकि पैसे का कोई डायरेक्ट यूज तो है नहीं। भूख लगेगी तो पैसा देकर राशन लेकर आओगे ना, या फिर पैसे खाओगे? नहीं ना बेटा। अगर कहीं जाना होगा तो पैसा देकर कैब करोगे, पेट्रोल डलवाओगे, टिकट्स बुक कराओगे, या फिर नोट के ऊपर बैठकर आप कहीं पे जाओगे? ऐसा तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। अब मेरी बात समझ गए अच्छे तरीके से? तो पैसा आप देते हो, जिसको भी देते हो वो बिजनेस फर्म है। अल्टीमेटली दस्तूर है ये, इकोनॉमी चलती ही ऐसी है कि जो हाउस होल्ड के पास पैसा है वो जाना चाहिए किसी ना किसी बिजनेस फर्म के पास, और जाता भी है। अब जो भी पैसा कमाओगे महीने के एंड में या कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी बिजनेस फर्म को आप दे चुके होगे। अब मेरी बात समझ गए? तो बोलो मेरे साथ, पैसा जरूरी नहीं है। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पैसा जरूरी है, बट फ्रॉम हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू
पैसा जरूरी नहीं है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, अगर ऐसा बोल ही दिया है तो मैं आपका QR कोड दे रहा हूं, मुझे सारे पैसे पेटीएम कर दो। हाँ जी, तो मजाक कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड जिसके पास ये पैसे आ गए, हाउस होल्ड इस पैसे को खर्च करेगा तभी इकोनॉमी चलेगी। और हाउस होल्ड इस पैसे को कहां खर्च करेगा? बिजनेस फर्म ने जो फैक्टर सर्विसेज की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी उनको लेने के लिए हाउस होल्ड खर्च करेगा इस पैसे को। अब मेरे पास समझ गए? जो हाउस होल्ड पैसा खर्च करेगा उस खर्चे को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात समझ आ गई? मतलब जो हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म को पैसा खर्च करा उस खर्चे को क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और बिजनेस फर्म उसके बदले क्या देगा? बिजनेस फर्म उसके बदले जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बनाई वो देगा। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बनाई वो देगा। बात समझ आ गई बेटा? अच्छी तरीके से बोलो हाँ है ना? पक्का 100% है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो इसी तरीके से इकोनॉमी चलती है ना? हमारे पास एज अ हाउस होल्ड, मैं अपने आप को आपकी कैटेगरी के अंदर ही काउंट कर रहा हूं, रिसोर्सेज होते हैं और एक होती है बिजनेस फर्म जिनके पास वो रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने की पावर यानी कि स्किल्स होती है, मशीनरी होती है। हाउस होल्ड वो रिसोर्सेज को बिजनेस फर्म को प्रोवाइड करके कुछ पैसे ले लेता है। अल्टीमेटली जो पैसे हाउस होल्ड लेता है वो खर्च हो जाता है किसके ऊपर? दोबारा से किसी न किसी बिजनेस फर्म के ऊपर। और वो खर्च होना ही चाहिए क्योंकि बिजनेस फर्म को पैसे की जरूरत है, विद्यास्थल को पैसे की जरूरत है। जिस कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये पैसों से आया है, जो पैसे हमें बच्चों की फीस के थ्रू मिले हैं। तो अल्टीमेटली वो बच्चे जो कि हाउस होल्ड का पार्ट है उन्होंने पेमेंट करी यहां पर, तभी तो हम अपनी कैपिटल का इंतजाम कर पाए, तभी तो यहां का रेंट दे पाते हैं, तभी तो टीचर्स को फीस जाती है और तभी तो यहां के ओनर के पास प्रॉफिट जाता है। यानी कि हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करने के लिए, ये जो फैक्टर पेमेंट है, अल्टीमेटली हाउस होल्ड में से किसी को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा हमारे बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? मतलब एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट क्या, सच्चाई क्या है? ये कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, ये किसके पैसों से आया? ये आपके पैसों से आया। समझ रहे हो ना? जिस पोडियम के ऊपर मैंने ये सब कुछ रखा हुआ है जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये किसके पैसों से आया? आपके पैसों से आया। एक एसी लगा है स्टूडियो में, ये कहां से आया? ये आपके पैसों से आया। मतलब आपके पैसों से आया मतलब कहीं कल को अगर क्लेम मत कर देना और उठा के ले जाओ कहीं। आपके पैसों से आया मतलब हमने अर्न करा है, उसके बदले हमने सर्विस दी है, लेकिन अल्टीमेटली आपने वो पैसा खर्च करा बिजनेस फर्म के ऊपर, तभी तो बिजनेस फर्म सारी चीजों का इंतजाम कर पाया, ये कैपिटल का इंतजाम कर पाया। बोलो हाँ या ना? पक्का? तो ऐसी इकोनॉमी चलती है ना? कितना सिंपल है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी बना हुआ है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, आप सब देख रहे हो है ना? समझ आ गया आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट? मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि आपको इकोनॉमिक्स को बाकी के 3 सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करना है, और मैं हमेशा बोलता हूं, अब मेरी बात समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, इस वजह से इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अब डिटेल में पढ़ना, वो भी थ्योरी जैसे सब्जेक्ट को जहां पे बचपन से ऐसी आदत है कि यार थ्योरी तो हम रट लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ना इस वजह से हर किसी के बस की बात नहीं है। अब मेरी बात समझ गए? मैं जितना डिटेल में पढ़ाऊंगा वो आपकी भलाई के लिए, अदरवाइज मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाकर आपको, समझ रहे हो, टरका सकता हूं और बड़ी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ाने के यही 2 तरीके हैं, या तो बहुत ही ऊपर से पढ़ा दूं या तो मैं डिटेल में लेके जाऊं, बीच का कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ाकर मेरा ज़मीर नहीं मानेगा, क्योंकि मैं टीचर पिछले 10 साल से इस वजह से हूं क्योंकि मैं अपना काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूं। तो मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में, और आप में से अगर चाहे 10 में से 4 लोगों को बहुत मजा आए कि सर तो डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? पक्का 100% है ना? दोबारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक है हाउस होल्ड, एक है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड के पास रिसोर्सेज, बिजनेस फर्म को वो रिसोर्सेज चाहिए, हाउस होल्ड बिजनेस फर्म को वो रिसोर्सेज देता है, बिजनेस फर्म उसे प्रोडक्शन करता है और बिजनेस फर्म वो सामान जो बनाया वो अल्टीमेटली हाउस होल्ड को ही देगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और ऐसे एक इकोनॉमी चलती है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात?
ये जो सामने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको दिख रहा है, इस सर्कुलर फ्लो में फेसेस हैं। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? कितने फेसेस हैं बेटा? 3 फेसेस हैं। ये जो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिख रहा है, इसके अंदर 3 फेसेस हैं। जैसे सबसे पहला जनरेशन फेस है ना, जैसे सबसे पहला जनरेशन फेस। जनरेशन फेस का मतलब हाउस होल्ड ने जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी बिजनेस फर्म को, तो बिजनेस फर्म ने उसे प्रोडक्शन करी ना, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस चीज को बोलते हैं जनरेशन फेस। समझ गए अच्छे तरीके से बात? प्रोडक्शन करने को। उसके बाद बिजनेस फर्म ने जब हाउस होल्ड के बीच में पैसों को बांटा, तो बेटा उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन फेस, है ना जी? क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिस्ट्रीब्यूशन फेस। और जब हाउस होल्ड के पास पैसा आया, हाउस होल्ड को पैसे की जरूरत नहीं है, अभी समझाया ना मैंने, हाउस होल्ड को पैसे की जरूरत नहीं है। हाउस होल्ड ने वो सारा पैसा खर्च कर दिया बिजनेस फर्म के ऊपर, और करना भी चाहिए। अगर आप भी इकोनॉमी को चलाना चाहते हो तो आपके पास पैसा रहेगा, तो वो लीकेज है। आप हाउस होल्ड का पार्ट हो, आपको पैसा खर्च करना चाहिए। किसके ऊपर करना चाहिए? बिजनेस फर्म के ऊपर। विद्यास्थल लाओ, फीस दो, इकोनॉमी को चलाओ, देश ऐसे ही चलेगा। अब मेरी बात समझिए बेटा अच्छे तरीके से? बोलो हाँ ना, पक्का? सो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस, और जो हाउस होल्ड पैसा खर्च करेगा उसको बोलेंगे डिस्पोजिशन फेस। यानी कि पैसे को डिस्पोज ऑफ करो, पैसे को खर्च करो, जाओ मार्केट, दो दूसरों को पैसा, किसी न किसी बिजनेस फर्म को दो, ताकि लोगों का धंधा चले। धंधा चलता है तो देश चलता है, यही फंडामेंटल है। समझे मेरी बात बेटा अच्छे तरीके से? बोलो हाँ है ना, पक्का? सो 3 फेसेस जो सामने आपको दिख रही हैं, कौन कौन सी हैं? जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस और डिस्पोजिशन फेस। दोबारा बोलिएगा, जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस और डिस्पोजिशन फेस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो हाँ है ना, पक्का? आगे बढ़े ना, आगे बढ़ना जरूरी है जिंदगी में। और हमारा अगला टॉपिक है क्या? हमारा अगला टॉपिक है इसी का डेफिनेशन, जो तीनों फेसेस को मिलाकर बने, है ना? सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू cycle of generation of income, cycle of generation of income, cycle of generation of income in the production process, cycle of generation of income in the production process। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? पहले तो जनरेशन हुई इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उस पैसे को फिर बांट दिया गया। क्या बोला मैंने? इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among factors of production, its distribution among factors of production, ठीक है? And finally its disposition, and finally its disposition on the goods and services produced by business firm, and finally its disposition on the goods and services produced by business firm। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पैसे को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस फर्म। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सो ये डेफिनेशन 1 मार्क में आ भी सकती है एमसीक्यू में, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस फर्म। सो हाँ जी आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हाउस होल्ड अपने पास पैसा रख ले तो क्या होगा? बेटा अगर हाउस होल्ड अपने पास पैसा रख ले तो सेविंग हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली इस सर्कुलर फ्लो से वो लीकेज होगी। मतलब जितना पैसा फैक्टर पेमेंट के तौर पे हाउस होल्ड के पास आता है, उन्हें वो पैसा खर्च कर देना चाहिए, यानी कि वो पैसा कंज्यूम कर देना चाहिए, तभी इकोनॉमी आगे चल पाएगी। तो सबसे बड़ी अजम्पशन है देयर शुड नॉट बी एनी सेविंग। बात समझ आएगा? देयर शुड नॉट बी एनी सेविंग। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? क्या आपको ये बात समझ आई? पक्का 100% है? बाकी की 4 अजम्पशन तो बहुत आसान है। क्या अजम्पशन है बताओ? हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, बिजनेस फर्म इज द यूजर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड इज द प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, बिजनेस फर्म इज द यूजर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। दो तो ये हो गए। मतलब मैंने अलग अलग थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है, इसलिए मैंने 2 बार बोला।
दो और होंगे कि बिजनेस फर्म इज द प्रोवाइडर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउस होल्ड आर द यूजर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या सब लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ आई? बोलो बेटा हाँ है ना, पक्का? सो हाँ जी, तो पहली अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेविंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेविंग तो लीकेज होती है, इस सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा अगला टॉपिक करते हैं, सर्कुलर फ्लो से बाहर आते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी से बाहर आते हैं। आगे हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। क्या पता आपको क्या होता है ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी? देखो बच्चों, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि बेस ईयर का मतलब क्या होता है और करंट ईयर का मतलब क्या होता है। अच्छा बताओ, करंट ईयर क्या चल रहा है? 2024, बिल्कुल सही, 2024। और बेस ईयर क्या है बेटा? बेस ईयर एक पुराना ईयर होता है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिसके साथ कंपेयर करके हम पता लगाते हैं कि करंट ईयर में प्राइस बढ़े कि नहीं। जैसे इन्फ्लेशन समझते हो आप क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, इंग्लिश में बोले तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे पता चलती है कि 2024 में हुई कि नहीं? 2023 या 2022 से कंपेयर थोड़ा करेंगे। गवर्नमेंट ने एक साल डिसाइड कर रखा है जिसको बेस ईयर बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड ईयर है, जो कि बेंचमार्क है, जिससे कंपेयर करके पता चलेगा कि इन्फ्लेशन हुई कि नहीं। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से पक्का? सो बेस ईयर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है 2011-12, जो कि चेंज भी होता रहता है। इससे पहले 2004-5 था। करंट ईयर और बेस ईयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना, इस वजह से चेंज होता रहता है। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे बेस ईयर दोबारा से चेंज हो जाएगा। बात समझ भाई? अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बेस ईयर कैसे डिसाइड होता है? तो बेटा 3 या 4 क्वालिटीज आपको कंसीडर करनी होती है बिफोर डिसाइडिंग अ बेस ईयर, मतलब सरकार को कंसीडर करनी होती है बिफोर डिसाइडिंग अ बेस ईयर। जैसे मैंने आपको एक तो बताया कि बेस ईयर और करंट ईयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। करंट ईयर अगर 2024 है तो बेस ईयर 2011-12 होगा, 12-13 साल का डिफरेंस है। दूसरा, बेस ईयर से रिलेटेड रिलायबल डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, बेस ईयर में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, एक स्टेबल ईयर हो। अब मेरी बात समझ गए? 2011-12 इस मामले में सबसे बेस्ट ईयर रहा होगा, इस वजह से 2011-12 को बेस ईयर चूज करा गया। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मान लो 2 गवर्नमेंट है, अभी इलेक्शन तो आने ही वाले हैं, आपको पता है। तो एक है बीजेपी गवर्नमेंट और एक है कांग्रेस, और दोनों बता रहे हैं कि हमारी कंट्री की जीडीपी कैसे उन्होंने निकाली। अब जैसे कांग्रेस बोलती है कि हमने ना जो भी प्रोडक्शन में इंक्रीज आया ओवर टाइम, यानी कि बेस ईयर से लेकर करंट ईयर तक जो भी प्रोडक्शन में इंक्रीज आया, ये महज एक एग्जांपल है, सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है? यहां पे कोई भी पॉलिटिकल साइड से मैं नहीं बोल रहा हूं। अब मेरी बात समझ गए? और ये बना बनाया एग्जांपल है बस। तो कांग्रेस बोलती है कि इंक्रीज इन आउटपुट हमने लिया, इंक्रीज इन प्रोडक्शन लिया, मतलब कि 2011-12 से 2024 तक कितनी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई है उसको कंसिडर करके हमने कंट्री की जीडीपी निकाली। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है जी। पिछले 12 सालों में कितनी प्रोडक्शन हुई है उसे कंसिडर करके जीडीपी निकाली। बीजेपी कहती है हमारी जीडीपी तो ज्यादा है कांग्रेस के कंपैरिजन में। तो पूछा गया कैसे? तो उन्होंने बोला कि हमने चेंज इन आउटपुट को तो लिया है, लेकिन 2011-12 से 2024 तक आते आते हमने चेंज इन प्राइस को भी लिया। मतलब कि हमने जो प्राइस है वो बेस ईयर के नहीं लिए, जो करंट ईयर में प्राइस हो चुके हैं उन चीजों के हमने उसको लिए। जैसे बेस ईयर में पेट्रोल का प्राइस था 60 रुपए प्रति लीटर, तो हमने वो नहीं लिया, हमने करंट ईयर वाला प्राइस लिया 100 रुपए प्रति लीटर। कांग्रेस से पूछा गया आपने किसका लिया? कांग्रेस ने बोला बताया तो सही, हमने चेंज इन आउटपुट को लिया है, सिर्फ प्राइस हमारा बेस ईयर वाला ही है। समझे मेरी बात? अब मुझे एक बात बताओ, बेस ईयर के कंपैरिजन में, यानी कि 2011-12 के कंपैरिजन में करंट ईयर के प्राइस बड़े होंगे या कम हुए होंगे? आप मुझे बताओ। ऑब्वियसली करंट ईयर के प्राइस बेस ईयर के प्राइस में कंपैरिजन में बड़े ही होंगे। पेट्रोल का सीधा सीधा एग्जाम्पल है, मुझे पता है, मैं था 2011-12 में होश में जब 60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हुआ करता था।
अब मेरी बात समझ गए, जो कि 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल। और अगर चेंज इन प्राइस को आप कंसिडर कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी जीडीपी तो ऑब्वियसली बढ़कर ही आनी है। बट आप मुझे बताओ, चेंज इन प्राइस और राइज इन प्राइस, जो 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ा या बाकी की चीजें बढ़ी, ये लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं? ऑब्वियसली नुकसान है, एक आम आदमी का नुकसान है। तो क्या चेंज इन प्राइस को जीडीपी के अंदर कंसीडर करना चाहिए? अगर आप करते हो तो ऐसी जीडीपी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो क्या नॉमिनल जीडीपी यानी कि जिसके अंदर चेंज इन प्राइस को भी कंसीडर करा गया है, ये जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर नहीं है। ये जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर नहीं है भाई और बहनों। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पक्का 100% है ना? पक्का। एक और बात बड़ा सरल भाषा में बताता हूं, अगर आप करंट ईयर के प्राइस को कंसीडर करते हो, मतलब जो इंक्रीज हुआ है प्राइस में, और अभी वाले प्राइस को लेते हो तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर आप सिर्फ चेंज इन आउटपुट को लेते हो, चेंज इन प्रोडक्शन को लेते हो और बेस ईयर के प्राइस को लेते हो तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। इसका मतलब यह हुआ नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम भी होगा जीडीपी एट कौन सा? करंट प्राइस। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ ना। और रियल जीडीपी का मतलब होगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। समझे कि नहीं समझे? जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। पक्का जी, बात समझ आ गई अच्छे तरीके से? बोलो 100% है ना? सो बेटा नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, और रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। पक्का 100% है ना? पक्का पक्का। इसका मतलब दोनों में से इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर कौन सा है? ऑब्वियसली रियल जीडीपी। बात समझ आ गई बेटा अच्छे तरीके से? प्राइस को कंसिडर करके तो जीडीपी बढ़ ही जाएगी, बट इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर नहीं है वो चीज। ठीक है जी? पक्का। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन लिखूं तो इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, it is the value of final goods and services produced in a domestic territory, produced in a domestic territory, produced in a domestic territory, ठीक है? measured at base year price. नो 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 नो, बिल्कुल सही, मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? पक्का है ना? और ऐसे रियल जीडीपी क्या होता है? ये डेफिनेशन बिल्कुल सही रहेगी यहां तक सेम, लेकिन आप लिखोगे मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का। अच्छा, आपको याद होगा आपने 11th क्लास में पढ़ा था वैसे शायद इकोनॉमिक्स कि बेस ईयर जो होता है उसको हम जीरो कहते हैं, मतलब यहां पे जो प्राइस होगा वो P0 होगा, क्वांटिटी को Q0 बोलेंगे। बट करंट ईयर में प्राइस को P1 बोलते हैं और क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं। करंट ईयर में प्राइस को P1, क्वांटिटी को Q1, और बेस ईयर में प्राइस को P0, क्वांटिटी को Q0। तो अगर मैं यहां फॉर्मूला लिखूं आपके लिए तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होगा P1 इंटू Q1। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे क्वांटिटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज उसका लिया ही जा रहा है, बट प्राइस का इंक्रीज भी लिया जा रहा है, यानी कि करंट ईयर के प्राइस को लिया जा रहा है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का। सिमिलरली अगर दूसरी साइड देखें तो यहां पे P0 इंटू Q1, ठीक है जी? मतलब यहां पे बेस ईयर प्राइस को लिया हमने। दोनों जगह Q1 तो रहेगा, ये तो आपको पता है ना, दोनों जगह चेंज इन क्वांटिटी को तो लिया ही गया। तो इसको बोलेंगे बेस ईयर प्राइस और इसको बोलेंगे करंट ईयर प्राइस। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस। बहुत बढ़िया देवियों और सज्जनों, क्या बात है, मजा आ गया। आगे बढ़े? हाँ जी। सो इट कंसिडर, रियल जीडीपी कंसिडर करता है सिर्फ, इट कंसिडर्स ओनली इंक्रीज इन जीडीपी और इंक्रीज इन प्रोडक्शन, increase in output, but on the other hand it consider both
इंक्रीज इन आउटपुट एंड प्राइस। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से। इट कंसिडर बोथ इंक्रीज इन आउटपुट एंड प्राइस। क्या समझ गए अच्छे तरीके से बात? बोलो हाँ या ना, पक्का? सो हाँ जी, अगला टॉपिक रियल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर। ये लिख देता हूं पहले, फिर उसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं। ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी इज नॉट। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक। 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने लिख दिए। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात। क्या यहां तक सब लोगों को बात समझ आ गई? पक्का प्यारे बच्चों, पक्का प्यारे बच्चों, समझ आ गई अच्छे तरीके से बात? आगे बढ़े। सो हाँ जी, हमने अभी बात करी है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के डिफरेंस की। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं जीडीपी एंड वेलफेयर की, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि बच्चों 30% ऑफ सिलेबस सेम है लेकिन 70% अलग है। अभी के लिए क्योंकि हमारी सिर्फ दूसरी ही क्लास है, तो बेटा कुछ कुछ चीजें 12th क्लास की तरह ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि मुझे तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं आता सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, क्योंकि पिछले कई सालों में जब से मैं पढ़ा रहा हूं मैंने ये नोटिस करा कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरी स्ट्रीम के हैं, जिनके पास 12th और 11th क्लास में इकोनॉमिक्स नहीं थी, वो सीए ऑप्ट करते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, सही डिसीजन है, लेकिन हमें उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से। कहीं ऐसे बच्चे हैं जो 11th 12th में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते, लेकिन अब निर्णय लेते हैं कि मैं यार सीए करूंगा और मुझे चीज़ें समझ आ गई हैं, उनको भी थोड़ा सा मदद करनी पड़ेगी। तो जो 30% आप पढ़ चुके हो 11th 12th क्लास में, वो ऑब्वियसली रिपीट होगा। आपने शायद किसी दूसरे टीचर से पढ़ा हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, काफ़ी डिटेल में, तो अभी तक तो वही चल रहा है। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, लेकिन बाद में जाकर धीरे धीरे करके टॉपिक नए आ जाएंगे और फिर आपको रियलाइज होगा अरे यार ये तो कभी सुना ही नहीं था। अब मेरी बात समझ के, जैसे जीडीपी एंड वेलफेयर की बात करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, सब लोगों को पता है, 8th क्लास में ही आपको पता चल गई थी। जीडीपी का मतलब होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? क्या होता है बेटा जीडीपी का मतलब? दोबारा बताना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो बेटा, हर एक चीज की ग्रोथ को जानने के लिए कुछ फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट की ग्रोथ हुई है नहीं, इसको जानने के लिए हम उसके मार्क्स सीखते हैं। एक कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है नहीं, उसको जानने के लिए हम उसके सेल्स देखते हैं, उसका रेवेन्यू देखते हैं, टर्नओवर देखते हैं। एक कंट्री की ग्रोथ हुई है नहीं, उसको जानने के लिए हम कंट्री की जीडीपी देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ी है तो ऑब्वियसली कंट्री का वेलफेयर भी हुआ है। अब मेरे पास समझ के बेटा अच्छे तरीके से, क्या बोला मैंने? अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ी है तो कंट्री का वेलफेयर भी हुआ है, फायदा होगा सबका, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेलफेयर होगा। बट समटाइम्स ये चीज सही नहीं है, बट समटाइम्स दिस जनरलाइजेशन इज रॉन्ग। बात समझ आ गई? समटाइम्स दिस जनरलाइजेशन इज रॉन्ग। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, ये जनरलाइजेशन गलत है। जरूरी नहीं है कि कंट्री की जीडीपी बढ़ी है तो वेलफेयर होगा ही होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। अब मेरी बात समझ गए? मतलब देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी हमेशा वेलफेयर में रिजल्ट नहीं करता, तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। जीडीपी की ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस हैं टू बी एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? मतलब सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कंट्री की जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी वेलफेयर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, पॉपुलेशन। बेटा अगर कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। रेट, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी से ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। यार एक नेशनल केक होता है, अगर उस केक को खाने वाले ज्यादा लोग आएंगे तो हर किसी के हिस्से में कम ही आएगा ना। बोलो बेटा हाँ है ना? तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो जाएगी। क्या बोला मैंने? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो जाएगी।
समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, मतलब कि पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन is more than growth rate of GDP. If growth rate of population is more than growth rate of GDP. बात समझ आ गई? If growth rate of population is more than growth rate of GDP. समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी से, तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, जीडीपी बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, वेलफेयर रिड्यूस हो जाएगी। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। और जीडीपी तो हमारी समझ रहे हो डबल फिगर में उसका ग्रोथ रेट नहीं जा रहा, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट डबल फिगर से नीचे नहीं आना चाहिए। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, लेकिन हो नहीं पा रहा है ऐसा। दूसरा ऑब्वियसली इनकम इनइक्वालिटी। बेटा क्या इंडिया, अब इंडिया का एग्जांपल ले लो, एक गरीब देश है? बिल्कुल भी नहीं, पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी है। मतलब सम पीपल आर मोर रिच एंड सम पीपल आर पुअरर, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद एवरी डेवलपिंग कंट्री। एक इनहेरेंट फीचर होता है डेवलपिंग कंट्री का, उसकी इनकम इनइक्वालिटी। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, कैपिटलिज्म की वजह से होता है ये। हमारी कंट्री के अंदर भी कैपिटलिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोग पैसे से पैसा बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक कम मेहनत कर रहे हैं लेकिन नोट छापे जा रहे हैं। वहां पे जो बेचारी लेबर काम कर रही है, वो लेबर काम करने के बावजूद भी उतना नहीं पा रही जितने की उनको ज़रूरत है। अब मेरी बात समझ गए? जितना उनको मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनइक्वालिटी प्रिवेल्स, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से वेलफेयर नहीं हो पा रहा। बात समझ आ गई? आपको एक डाटा बताता हूं, जैसे 2015 में एक डाटा आया था, टॉप 20% जो लोग हैं, टॉप 20 जो रिच हैं, उनके पास जीडीपी का 53.8% ऑफ जीडीपी जाता है। टॉप 20% जो रिच लोग हैं उनके पास 53.8% ऑफ जीडीपी जाता है। इसका मतलब बाकी के बचे हुए 80% उनके पास बाकी का 46.2% जीडीपी जाता है, जो कि इनइक्वालिटी साफ साफ दिखा रहा है। बात समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से? पक्का 100% है ना? सो ये क्यों हो रहा है? कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है। आप देख रहे हो इतने क्रिकेटर्स हैं जो कि समझ रहे हो 2-3 बॉल खेलते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है ना, कैपिटलिज्म का एक एग्जांपल ही तो है ये। रिच लोगों ने मिलकर एक लीग बना दिया और लोग उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 की टिकट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट, और 2-3 प्लेयर अगर खेलने आते हैं एक मैच के अंदर, 2-3 बॉल खेलते हैं और उसके बाद करोड़ों रुपए मिल रहे हैं उनको। यार बेंच पे बैठने का पैसा मिल रहा है, ना भी परफॉर्म करो उसके बावजूद भी आपको एक साल में इतना पैसा मिल गया। ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही पॉसिबल है। इतने बड़े बड़े देश के खिलाड़ी जो कि अपने कंट्री के अंदर इतना पैसा नहीं कमाते, जो कि बहुत परफॉर्म करते हैं, वर्ल्ड कप जीतते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए इंडिया आते हैं, क्योंकि हम लोग समझ रहे हो कैपिटलिज्म की वजह से ऐसे लोगों को पैसा देते हैं और बेचारा गरीब आदमी जो कि डिजर्व करता है उसको नहीं मिल पा रहा कुछ। अब मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से? पक्का। सो कहने का मतलब यही कैपिटलिज्म है। सेलिब्रिटीज के पास पैसा है, पॉलिटिशियंस के पास पैसा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके फैक्ट्री और अपने खुद के बिजनेसेस हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए उनके पास कुछ पैसा नहीं है, मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं है। अब मेरी बात समझ के बड़ा अच्छे तरीके से? सो इनकम इनइक्वालिटी अगर रहेगी तो कंट्री की जीडीपी बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, वेलफेयर नहीं हो पाएगा। सो द प्रॉब्लम इज rich is becoming more rich, rich is becoming more rich, rich is becoming more rich, and poor is becoming more poorer. पास में रहेगा बेटा अच्छे तरीके से? poor is becoming more poorer. समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का। सो ये प्रॉब्लम है, हो रहा है ये कैपिटलिज्म की वजह से। बात समझ रहेगा बेटा अच्छे तरीके से? थर्ड पॉइंट, हाँ जी, एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है? यहां पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब देखो बच्चों, काफी ऐसे काम होते हैं जिसके लिए
बिजनेस फर्म कभी भी सोसाइटी को पे नहीं करता, बट सोसाइटी को बिजनेस फर्म की कहीं हरकतों की वजह से नुकसान हो रहा है। इसका बहुत सरल एग्जांपल है पॉल्यूशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? पॉल्यूशन है ना, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स और कहीं ऐसे खराब प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स की धज्जियां उड़ गई हैं। लेकिन क्या कोई बिजनेस फर्म किसी हाउस होल्ड को जाकर पैसे पे कर रहा है? इनडायरेक्टली हाउस होल्ड को, हम आम आदमी को बड़ा नुकसान हो रहा है यार। तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, पैसे उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई पे नहीं करता। जो इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसेस पैसा कमा रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या करेंगे? खा किस पैसे का कुछ इस्तेमाल कर पाएंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जबकि ऑन दी अदर हैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो धज्जियां उड़ गई हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड लोग बीमार हो रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से लोग की जान जाने को हो रही है। तो ये इंडस्ट्रीज की वजह से जो पैसा आ रहा है उसको कहां लेके जाएंगे? वो काम ही नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। मतलब जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी कहां हो रहा है वेलफेयर? क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिग्रेड हो रहा है। आप मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते गुस्सा आ जाता है। मतलब अगर मैं कुछ ऐसे टॉपिक करा रहा हूं तो यहां तक बात समझ आ गई? बोलो पक्का 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 पक्का। आगे बढ़ते हैं। सुनो, यहां पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से भी रिलेटेड आ सकता है। जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाँ जी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है उसका उल्टा, नेगेटिव का उल्टा। बिजनेस फर्म की वजह से अगर नुकसान हो रहा है और बिजनेस फर्म उसके लिए कुछ पे नहीं कर रही है, तो बिजनेस फर्म की वजह से कहीं तरीके के फायदे भी हो रहे हैं और बाकी लोग बिजनेस फर्म को पे नहीं कर रहे हैं। समझ गए? हालांकि इसको लिमिटेशन में नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के बारे में भी बता रहा हूं। अब मेरी बात समझ गए? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होता है जैसे अगर लक्ष्मीनगर मार्केट, जहां पे हमारा ये सेंटर है, ये मार्केट ओवर टाइम पिछले 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में ग्रो करी है। अब ये मार्केट ग्रो करने की वजह से लक्ष्मीनगर में फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। तरह तरह के पीजी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लोग जॉब करने आते हैं, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सामने है, हमारे इंस्टीट्यूट के सामने, विद्यासल के सामने, तो मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सामने है। तो इतने जब लोग आएंगे तो दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बनेंगी। तो कोई जूस की दुकान खोल के बैठा है, कोई डोसे की दुकान ओपन करके बैठा है, कोई चिली पोटैटो बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, क्योंकि इतना फुटफॉल जब आना शुरू हो गया तो हर कोई अपना बिजनेस करने की कोशिश करेगा ना। तो जिनका दूसरों का बिजनेस चल रहा है हमारी वजह से, मतलब हमारी वजह से नहीं, हम उनको बोलते नहीं जाने के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूट्स हैं तो फुटफॉल है, और फुटफॉल की वजह से जो बच्चा आएगा वो जूस भी आएगा और कुछ खाना भी खाएगा। तो कहीं ना कहीं तो हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ना। तो कोई दूसरा बिजनेस फर्म हमें पे कर रहा है, उसके लिए नहीं पे कर रहा ना, तो इसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? एक दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे गुरुग्राम, आपने नाम सुना है? क्या था आज से 30 साल पहले? गुरुग्राम हरियाणा का एक छोटा सा जगह, एक छोटा सा गांव, जिसको डीएलएफ एक बहुत बड़े बिल्डर ने ग्रो कर दिया, डेवलप करा, है ना। साइबर सिटी, साइबर हब के नाम से वो जाना जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, शानदार रोड है और स्टैंडर्डाइज चीज है। जितने भी वहां पे कंपनीज ओपन हुई हैं, उन्होंने बाहर गार्डन बनाए अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, है ना। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गुरुग्राम में हुई है, गुड़गांव में हुई है, वहां के जो पहले रहने वाले लोग हैं उनको उसका फायदा हो रहा है ना। उनका एरिया इतना डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ बिजनेसेस जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी है ना। और वहां पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए। जो पहले से लोग रह रहे थे उनके तो प्रॉपर्टी के दाम बहुत गुना बढ़ चुके हैं। तो क्या उन्होंने किसी बिजनेस फर्म को उसके बदले पेमेंट दी? नहीं दी ना। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी अगर होती है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को इस क्वेश्चन के तौर पे, आंसर के तौर पे नहीं लिखना। अब मेरी बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? अब मैं जिस तरीके से करवा रहा हूं आपको, यहां से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो 4 पॉइंट लिखे होंगे, एक वन ऑफ द पॉइंट नन ऑफ द अबव लिखा होगा या ऑल ऑफ द अबव लिखा होगा।
तो आपको टिक करना है करेक्ट आंसर। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से, पक्का 100% है ना? हाँ जी। सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी समझ आ गया ना, जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से। 4th पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताना, कंट्री की जीडीपी कैसे बनती है? बेटा हर एक सेक्टर का वैल्यू एडिशन यानी कि GV8MP प्लस किया जाता है तो जाकर कंट्री की जीडीपी बनती है। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ है ना? पक्का? हर एक सेक्टर का GV8MP प्लस किया जाता है तो जाकर कंट्री की जीडीपी बनती है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? पक्का? क्या बोला मैंने? हर एक सेक्टर का GV8MP प्लस करा जाता है तो जाकर कंट्री की जीडीपी बनती है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, है ना? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, है ना? इसका तीनों का GV8MP मिला तो जाकर कंट्री की जीडीपी बनी ना, है कि नहीं? अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी के अंदर ज्यादा शेयर आ रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। चाइना, जापान या कोई दूसरी कंट्री, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रांग है, सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, आईटी रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो वहां पे जीडीपी बढ़ने की वजह से कंट्री का वेलफेयर हो रहा है। बात समझ रहे भाई? लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि वेज गुड्स प्रोवाइड करता है, सालों पहले हर एक देश के अंदर एग्रीकल्चरिंग हुआ करती थी, लेकिन ये चेंज हो गया। लेकिन अगर इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर से अभी भी जीडीपी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो ये वेलफेयर नहीं हो रहा, हमें स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोला जाएगा, बैकवर्ड इकोनॉमी बोला जाएगा। तो जीडीपी बढ़ रही है ठीक है, लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मैटर करता है, स्ट्रक्चर ऑफ जीडीपी मैटर करता है कि जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा आ रहा है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? आज की क्लास में जितना अभी तक समझाया आपको समझ आ गया ना? क्या क्या समझाया? हमने शुरुआत करी थोड़ा पुराना रिवाइज करते हुए, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस। हमने बात करी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इन टू सेक्टर इकोनॉमी। मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं और हमारा देश चलता है, हर एक देश चलता है, कैसे सर्कुलेशन होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ चेंज इन आउटपुट यानी कि चेंज इन प्रोडक्शन को लेना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रू इंडिकेटर है रियल जीडीपी, है ना, नॉमिनल जीडीपी नहीं। फिर उसके बाद हमने बात करी जीडीपी एंड वेलफेयर। ऑब्वियसली क्या जीडीपी बढ़ेगी तो हमेशा वेलफेयर होगा? नहीं नहीं नहीं, लिमिटेशंस हैं कुछ। जीडीपी बढ़ेगी उसके बावजूद भी शायद वेलफेयर ना हो इन सर्टेन सिचुएशंस। हमने उसमें से 4 पढ़ी हैं अभी तक। पहला पॉपुलेशन, दूसरा इनकम इनइक्वालिटी, अगला नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और उससे अगला कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। समझ के बेटा अच्छे तरीके से बात? बोलो है ना? पक्का? हाँ जी। अब पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, पॉइंट नंबर 5 ध्यान से मेरी बात सुनना। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। पास में लगा बेटा अच्छे तरीके से? पक्का 100% है ना? क्या बोला मैंने? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब कि कहीं ऐसे काम होते हैं घर पे जिसके लिए पैसे नहीं पे करे जाते, बट उसको मॉनेटरली हमें मेजर करना चाहिए क्योंकि वो सारे काम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, इंडिया जैसी कंट्री में तो एफर्ट्स बाय होम मेकर्स, एफर्ट्स बाय हाउसवाइफ, जहां पे हमारी मदर, आपकी मदर, वैसे भी आज मदर्स डे है, सबको उस चीज की मुबारका, और हैप्पी मदर्स डे टू एवरी मदर। हम बात कर रहे थे पॉइंट के बारे में, हम बात कर रहे थे जो एफर्ट्स बाय हाउसवाइफ्स होते हैं, मतलब मेरी मदर हैं जो कि हाउसवाइफ हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है कंट्री के नेशनल इनकम में, हमें उस चीज को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मेरी मदर मेरे फादर को सपोर्ट करती हैं तभी मेरे फादर बाहर जाकर ब्रेड अर्न कर पाए इतने सालों तक। तो इसका मतलब जो नॉन मॉनेटरी काम है, जो पैसों में नहीं तोला गया, उसको मेजर करके नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि वो काम भी इंपॉर्टेंट है।
अब मेरी बात समझ गए? तो इसका मतलब जीडीपी जो आ रही है अगर इन कामों को कंसिडर नहीं कर रही है तो वो ट्रू जीडीपी नहीं है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? कितने पॉइंट हो गए? 5। और लास्ट पॉइंट है नॉमिनल जीडीपी, यानी कि चेंज इन प्राइस, है ना जी? क्या बोला मैंने? यानी कि चेंज इन प्राइस। हमें सिर्फ चेंज इन आउटपुट को लेना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी को नहीं लेना चाहिए, चेंज इन प्राइस को नहीं लेना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर। नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोला मैंने? नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सब लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ आ गई? पक्का? सो आपको ये नॉमिनल जीडीपी को नहीं लेना चाहिए, तो जीडीपी की लिमिटेशंस है। ठीक है जी? पक्का बच्चों? 100% बात समझ आ गई? याद है ना? हाँ जी, याद है ना? मैं हमेशा क्लासरूम में आपको बताता हूं 3 बातें। मैंने आपको लास्ट क्लास में नेशनल इनकम के 3 गोल्डन रूल्स बताए थे, फंडामेंटल्स मैंने खुद ने बनाए हैं, जिसको आप रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 लोगों से कभी बात नहीं छुपानी चाहिए, डॉक्टर, लॉयर और टीचर, है ना? बताया था ना? जो भी अगर किसी भी तरीके का डाउट आएगा आपको अपने टीचर से नहीं छुपाना है, आपको कमेंट में लिखना है कि सर ये डाउट है, अगली क्लास में इसको प्लीज सॉल्व कर देना। जब मैं आपका लाइव लेक्चर लेने आऊंगा मैं हमेशा उस चीज को कंसिडर करूंगा और आपके प्रॉब्लम्स के आपको सोल्यूशन बताऊंगा। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? 100% है ना? अच्छा, और 3 बातें सुन लो। चलो, अगर 3 बात की बात छेड़ी गई है तो 3 बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये 3 चीजें जिंदगी में पाना बहुत आसान है, लेकिन हम खुद ही इसको मुश्किल बनाते हैं। पहला, पैसा कमाना बहुत आसान है। आप कह रहे हो सर आप शायद कमा रहे होगे, आपके कोई पास मशीन वगैरह होगी तो आप बोल पा रहे हो ऐसे। नहीं बेटा, मैं आपको बताता हूं क्यों पैसा कमाना बहुत आसान है। दूसरा, पहले सुन लो, मार्क्स लाना। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, एक वन ऑफ द टफेस्ट चीज आप कर रहे हो ना, आसान है, टफ नहीं है। तीसरा, प्यार पाना बहुत आसान है। 3 चीजें जो हमें खुद मुश्किल हम बनाते हैं, वो चीजें आसान है। अब सुनो, पैसा कमाना आसान है एक इंसान के लिए जो मेहनत करना जानता है और स्मार्ट तरीके से काम करना जानता है। किसी काम चोर के लिए पैसा कमाना मुश्किल है। अब मेरे बात समझ गए? दूसरा, मार्क्स लाना बहुत आसान है, ऐसे एग्जाम को क्लियर करना आसान है जो इंसान कॉन्सेप्ट समझता है और दिल से उस चीज के लिए विद गुड इंटेंशंस पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, मेहनत करता है। कोई ऐसा बच्चा जो शॉर्टकट करने की कोशिश करेगा और बिना मेहनत के सिर्फ किस्मत के बेसिस पे इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करेगा, उसके लिए मुश्किल है। और तीसरा, प्यार पाना बहुत आसान है। शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आपको। कैसे आसान है? जनरली हम सामने वाले में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, बदलाव करना है खुद में, तो मिल जाएगा प्यार। अब मेरी बात समझ के बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? सो ये 3 बातें याद रखिएगा। हर एक क्लास के अंदर हम ऐसी चीजें डिस्कस करा करेंगे। क्या आज की क्लास में जो भी मैंने आपको समझाया आपको अच्छे तरीके से समझ आया? बोलो हाँ या ना? पक्का? क्या समझाया दोबारा बताना। आपको मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाया शुरुआत में, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस समझाया, और उसके बाद हाँ जी जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक। तो हमारा मॉड्यूल साथ में खुला हुआ वैसे, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ा हुआ है और यही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है? लिमिटेशन हमने अभी तक नहीं करी है। ठीक है जी? अगली क्लास में क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ा ना, अभी डिफरेंस पढ़ा। जितना आपको बता रखा है उससे ज़्यादा ही मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अदरवाइज आप मॉड्यूल खोलोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से जाएगा। अब मेरी बात समझ गए? अच्छा, यहाँ पे ना जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है। जीडीपी डिफ्लेटर जिसका नाम क्या होता है? जिसका दूसरा नाम होता है प्राइस इंडेक्स, है ना? आपने इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा कभी स्टैटिस्टिक्स में, क्लास 11th में, याद होगा आपको। उसका सिंबल होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0
इंटू 100। याद है क्या था, दोबारा बताना। P01 सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू 100। जैसे P1 का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, याद है आपको, याद है। P0 का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ बेस ईयर, है ना, प्राइस ऑफ बेस ईयर, याद है। अब आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर का और ये फॉर्मूला जो नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। कैसे, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको ऊपर क्या समझाया था, P1 इंटू Q1, और रियल जीडीपी ऊपर क्या समझाया था, P0 इंटू Q1 समझाया था ना, इंटू 100 समझाया था ना। तो Q1 से Q1 कट गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 इंटू 100। क्या समझे अच्छे तरीके से बात, बोलो हाँ है ना, पक्का। तो यही फॉर्मूला बन गया ना दोबारा से। तो बेटा जीडीपी डिफ्लेटर जो आप पढ़ रहे हो वो और कुछ नहीं बल्कि इंडेक्स नंबर है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी गिव्स अस अ यूजफुल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। द जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी इन अ गिवन ईयर टू रियल जीडीपी। समझ के प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से बात, पक्का। सो रियल जीडीपी अगर निकालना हो तो जीडीपी डिफ्लेटर चला जाएगा नीचे यहाँ इसकी जगह पे, और रियल जीडीपी आ जाएगा ऊपर। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, बोलो हाँ है ना, पक्का। सो कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं इसके, अगली क्लास में इसको डिस्कस जरूर करेंगे। दो टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़े थे 12th क्लास में, अगली क्लास में जरूर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और वो क्या है, डिस्पोजेबल इनकम। एक और टॉपिक है जो आपका 12th क्लास में बहुत साल पहले हुआ करता था, लेकिन अब आपको यहां पढ़ना है, प्राइवेट इनकम। बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से, पक्का। ये देख रहे हो आप, NNDI यानी कि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको क्या बोलते हैं, नंदी, क्या बोलते हैं, नंदी। और ऐसे ही GNDI यानी कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको क्या बोलते हैं, गंदी। तो हमने नंदी और गंदी भी पढ़ना है, जो कि आपने 12th क्लास में कभी नहीं पढ़ा। सो ये आपका मॉड्यूल है, और जो मैंने आपको आज पढ़ाया, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ गया, पढ़ाया ना मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूशन फेस, सर्कुलेशन फेस और डिस्पोजिशन फेस, ये तीनों फेसेस आपने पढ़ी ना। फिर अब वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, जो आपने रिसेंटली पढ़ा है उसको ऑब्वियसली हम दोबारा से पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इसको ही पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लाइव सेशन में नेशनल इनकम के बाकी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और आज के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूं इजाज़त, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने आपको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा दी एक ही फ्लो में तो आपके सर के ऊपर से जाने लगेगी, तो मैं उस चीज़ का ख्याल रखूंगा। और हम मिलते हैं इसी सेम एनर्जी के साथ इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।